इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर के और खूब इतना प्यार से वेलकम किया, तो अंदर से लगता है कि उस समय अरे मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, इतने बड़े भाई साहब। तो एक नशा भी चढ़ता है, खुशी भी होती है, लेकिन अंदर से आता है कि हम तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। तो वो भाई साहब का टाइम चाय पीने का होता था। अच्छा। तो कहते थे कि जब तक आप नहीं आएंगे, अपने हाथ से चाय बना करके नहीं देंगे, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो पायलट की सीट पर जा करके बिठाया मेरे को, अच्छा, पास में बिठाया, ताकि वो हिमालय की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, चोटियाँ ये सब देखें। ओम शांति। ऑलमाइटी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सीरीज चल रही है हमारे आदर्श। हम सभी ने अपने जीवन में बाल्यकाल से ही कभी अपने पिताजी को, कभी दादाजी को या कभी अपने टीचर्स को अपना आदर्श माना है। आदर्श मानने का अर्थ है कि उनके कदमों को फॉलो करना, उनकी जो भी व्यवहारिकता है उनको अपने जीवन में शामिल करना, उन जैसा बनने की कामना करना। इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रमुख वक्ता, जिन्होंने बहुत सा साहित्य लिखकर सहज राजयोग की परिभाषा को सच में ही सहज कर दिया और उन किताबों को पढ़कर बहुत से लोगों ने अपना जीवन धन्य बनाया। उनका नाम है आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में कहें या एक परिवार का एक अद्भुत सदस्य, जिन्होंने उनके साथ बहुत ही छोटे समय से उस अद्भुत विभूति को हर कार्य करते देखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदरणीय रानी दीदी जी। रानी दीदी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। दीदी जी के विषय में मैं बताना चाहूंगी, बहुत ही बाल्यकाल की अवस्था से आप अपनी माता जी के साथ ब्रह्मा कुमारी इसमें आते थे और बहुत ही छोटी उम्र से जब इन्होंने इस अध्यात्म को, एक ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करते हुए अपने जीवन में शामिल किया और कैसे अपने इस सफर में भ्राता जगदीश जी के साथ आपने इतना लंबा समय बिताया, हम दीदी के ही मुखारबिंद से सुनेंगे। दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भाई साहब के संपर्क में जब आए तो आपकी उम्र कितनी थी और कितना समय आपको उनके साथ रहने को मिला, कितने वर्ष लगभग? मैं समझती हूँ कि मैं सेवा केंद्र पर समर्पित हुई थी, तो मेरी उम्र 17 वर्ष की थी और भाई साहब के संपर्क में आए और उसके पश्चात मैं समझती जब तक वो इस साकार शरीर में थे तो उनके साथ ही रहने का मौका मिला और उनसे हमने बहुत कुछ जीवन में सीखा, उनके अंग संग रहे। लेकिन जैसे आपने भाई साहब के संपर्क में इतना समय आए, आप कह रहे हैं, तो क्या जब आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला आप तभी आ गए थे या समर्पित जीवन के बाद आप उनके संपर्क में आए? नहीं, मैं समर्पित जीवन के बाद ही उनके संपर्क में आई। उससे पहले मैं दिल्ली में नहीं रहती थी। मेरा लौकिक जन्म स्थान हरियाणा में पानीपत में है और वहीं से ही मैंने ज्ञान लिया था। और उसके पश्चात क्योंकि मेरा संकल्प तो था कि मुझे इस ईश्वरीय जीवन में ही अपना जीवन बिताना है और यही जीवन है, मुझे ये जीवन बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे मालूम पड़ा कि दिल्ली में हमारी टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वो पहली बार ट्रेनिंग होनी थी। तो मुझे जब पता चला तो हमारे आदरणीय मनोहर दादी जी ने हमको कहा कि आप ट्रेनिंग करने जाएंगे। तो मैंने बहुत खुशी से हाँ की और मैं दिल्ली में आकर के पांडव भवन में वहाँ पर गुलजार दादी जी के संग रहे, वहाँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के पश्चात मेरा दादी जी ने सेवा स्थान के लिए फिक्स किया कमला नगर। कमला नगर में आदरणीय जगदीश भाई साहब, चक्रधारी दीदी रहते थे। मैं इनके विषय में नहीं जानती थी क्योंकि मेरे को शुरू से नहीं पता था। तो इसलिए फिर जब यहाँ आए और ऐसा ही फर्स्ट डे महसूस हुआ कि जैसे कि ये मेरे माता पिता हैं।
ये अनुभव किया मैंने। माना आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को देखकर और जगदीश भाई जी को जी देखकर। जी जी जी। अब माता पिता की फीलिंग ऐसे, घर में भी आपने माता पिता की पालना ली है और यहाँ आपको इनमें माता पिता का रूप दिखा, तो ऐसा क्या पर्सनल आपको फील हुआ? क्योंकि माता पिता की ये पदवी कोई ऐसे सहज किसी को नहीं देता। अगर आपने उनमें ये देखा भाई साहब में पिता का फीलिंग, तो ऐसा क्या आपका कोई पर्सनल अनुभव जो आपको लगता है हाँ ये मेरे पिताजी हैं? क्योंकि लौकिक में माता पिता बच्चों की बहुत प्यार से सेवा करते हैं, बहुत अच्छी पालना देते हैं, लेकिन मुझे शुरू से ही, मुझे मालूम नहीं मेरे पूर्व के संस्कार थे या क्या था, तो मुझे यहाँ सेवा केंद्र का वातावरण, सेवा केंद्र में हमारी आदरणीय दादियाँ, दीदियाँ, भाई साहब बहुत अच्छे लगते थे। तो जब मैं कमला नगर में आई, तो वहाँ पर भाई साहब का जो मिलना होता था, भाई साहब का जो बातचीत करने का तरीका होता था, उसके अंदर जैसे एक अलौकिक प्यार और एक निस्वार्थ प्यार जो होता था, वो होता था, वो बहुत खींचता था। और इतना प्यार से वो अपने पास बुलाते थे और बैठ कर के ज्ञान की चर्चा करना, रू-रिहान करना, केवल ज्ञान की रू-रिहान नहीं करना, लेकिन स्थूल रूप से भी हम सबका बहुत ध्यान रखते थे। मुझे याद आता है कि एक बार मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब मुझे लौकिक घर जाना है 2 दिन के लिए। भाई साहब ने कहा लौकिक घर मतलब आपके माता पिता जी के पास। तो कहा कि क्यों जाना है? मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत दिन हो गए हुए, लौकिक माता पिता बहुत बुला रहे हैं, तो मुझे जाना है। कहते अच्छा 2 दिन जा कर के रहेंगे? मैंने कहा हाँ जी। तो कहा कि अच्छा फिर कब आओगे? बता दिया। तो कहा अच्छा इतने बजे तक आ जाओगे? तो भाई साहब कोशिश तो पूरी है, आ जाएंगे, बाकी मालूम नहीं है, कई बार क्योंकि बस से आना जाना होता था, ट्रैफिक होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इतने बजे तक आना है। तो वो भाई साहब का टाइम चाय पीने का होता था। अच्छा। तो कहते थे कि जब तक आप नहीं आएंगे, अपने हाथ से चाय बना कर के नहीं देंगे, तब तक मैं चाय नहीं पीऊँगा। और सचमुच वो इंतज़ार करते थे। ऐसे केवल नहीं कहते थे शब्दों से, लेकिन वो इंतज़ार भी करते थे। तो हमको लगता था कि भाई साहब हमारी इंतज़ार कर रहे होंगे, वो चाय के लिए बैठे होंगे, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो लौकिक माता-पिता कहते थे, ऐसा क्या है जो आज तक हम आपको नहीं दे पाए हैं और आपको वहाँ का खींच होती है। तो हमको आश्चर्य लगता है कि आप टिकती नहीं हो, भाग जाती हो। कहते नहीं मुझे जाना है, जाना है। मैं कहती नहीं, मुझे जाना है। तो मुझे शुरू से भाई साहब के प्रति, दीदी के प्रति एक स्नेह भी था और बहुत दिल से एक रिगार्ड था कि जो उन्होंने कहा है वो मुझे स्वीकार है और मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। क्या इस रिगार्ड में आपका कोई डर भी था कि वो बुरा ना मान जाए, मैं ना पहुंचूं? नहीं, या रिस्पेक्ट, प्यार रिस्पेक्ट, डर नहीं था, डर बिल्कुल भी नहीं था, बहुत रिस्पेक्ट था। जी जी। जैसा कि मैंने आपके विषय में पढ़ा और मैं जानती हूँ कि आप अपने लौकिक परिवार में 7 पीढ़ियों में एक कन्या हैं और जो आपने आपके माता पिता ने समर्पित भी किया आपको, लेकिन एक ही बच्चा घर में होता है, 4 भाइयों के बीच में एक बहन होती है, तो ही बड़ी लाडली होती है, और आप तो 7 पीढ़ियों में एक कुमारी थे। तो आपका लौकिक परिवार में तो इतना ही ज्यादा ख्याल रखा जाता होगा, प्यार किया जाता होगा, तो यहाँ पर भाई साहब के द्वारा आपको ऐसा कुछ और स्पेशल जो आपको लगता है कि मेरे ऊपर ज्यादा, मतलब मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही है जो मुझे वो लाड़ प्यार की ऐसी कोई कमी नहीं महसूस हो रही, ऐसी कोई शेयरिंग? नहीं, भाई साहब का बना इस विषय में मैं ऐसा कहूँगी कि लौकिक घर में जब थे तो माता पिता जैसे मैंने कहा कि बहुत ध्यान रखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन भाई साहब का कुछ अलग ही था। उसका मैं वर्णन क्या करूं, अलग ही उनका, शब्दों में वर्णन की बात नहीं करना है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन उनका कुछ ऐसा अलग जैसे ना खिंचाव था कि ऐसा लगता था कि भाई साहब हमारे लिए कितना करते हैं। तो इस पर ही मुझे याद आता है भाई साहब का, दीदी का भी याद आता है। जब मुझे फर्स्ट टाइम मेरे को
सौभाग्य मिला रशिया में जाने का। जी। तो उन दिनों में जब रशिया, मैं मन चित में भी मेरे नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जगदीश भाई सबको बहुत अंदर से रहता था कि आपको एक बार ज़रूर रशिया जाना है, वहाँ जाएंगे, आपको सीखेंगे, अच्छा है, उनकी सेवा अच्छी होगी, उनके मन में एक भावना थी। तो जब जाना था उससे पहले फेयरवेल दिया गया मुझे। जी। तो फेयरवेल जब हुआ शक्ति नगर में, तो उस समय आदरणीय गुलजार दादी जी भी आए, भाई साहब भी आए, और सारे जितने भी भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन थे जो मुझे विदाई दे रहे थे, और गुलजार दादी जी ने बहुत प्यार से मुझे विदाई दी, भाई साहब ने दी। तो उस समय हमारे लौकिक माता पिता, हमारे भाई, सभी परिवार वाले आए थे, और उन्होंने, क्योंकि उस समय विदेश जाना बहुत बड़ी विदेश जाना बात एक हुआ बहुत करती बड़ी बात थी। जी। तो जब वो आए, देखा उन्होंने कि किस प्रकार से गुलजार दादी जी इतना प्यार से हमको विदाई दे रही हैं, खातिरी कर रही हैं, और भाई साहब भी जो है इस प्रकार से कर रहे हैं, और जो इतने सब भाई बहनें बैठे थे, तो वो भी जब इतना प्यार दे रहे थे, और एक एक ना जाने पता नहीं मेरे लिए कितने गिफ्ट ला रहा था। अच्छा। बहुत गिफ्ट दी मुझे हर प्रकार से। मैं गिफ्ट तो अब मुझे याद नहीं क्या क्या दी, बहुत दिया, जो वो कर सकते थे उन्होंने दिया। तो लौकिक परिवार वाले सब देख रहे थे। जब हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हमारे माता पिता ने, दोनों ने कहा कि देखो, हमने आपको जन्म तो जरूर दिया है, लेकिन जितना आपको यहाँ प्यार मिल रहा है, जितना आपका यहाँ स्थान है, हमने हमने आपको उतना नहीं किया है। ये अच्छा, उन्होंने महसूस किया। ओके। तो मैंने सुना दीदी आप पहली बार जो फ्लाइट ट्रिप आपने करी वो भी शायद भाई साहब के साथ ही करी। हाँ जी। तो जगदीश भाई सबको एक बहुत संकल्प रहता था बहनों को आगे बढ़ाने का। तो जब भी कहीं जाते थे तो उनको लगता था कि मैं कभी कोई बहन को साथ लेकर के जाऊं। तो मेरा सौभाग्य उनके साथ फर्स्ट यात्रा मेरी नेपाल की थी। मैं जीवन में कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी, कभी विदेश नहीं गई थी। तो भाई साहब ने मेरा प्रोग्राम अपने साथ बनाया, और ना केवल प्रोग्राम बनाया, उनको लगता था कि ये जीवन में कब देखेंगे। फ्लाइट में ले गए और पायलट को जाकर के कहा कि मेरे साथ हैं, इनको हिमालय की ये सारा वो दिखाना है। तो पायलट की सीट पर जाकर के बिठाया मेरे को। अच्छा, पास में बिठाया, ताकि वो हिमालय की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, चोटियाँ, ये सब देखें, ताकि आए अच्छी तरह देखें। तो आमतौर पर तो पायलट ऐसे अलाउ करते नहीं हैं, लेकिन भाई साहब के उनका अंदर व्यक्तित्व व्यक्तित्व ऐसा था, इतनी उनके अंदर कन्विंसिंग पावर थी, जो सब स्वीकार करते थे। तो दिखाया मुझे। फिर उसके बाद जब वहाँ पर नेपाल में भी पहुँचे हम लोग, तो वहाँ भाई साहब का तो स्वाभाविक है, बड़े थे, उनका तो वेलकम था ही, लेकिन जितना उनका वेलकम, उतना ही जो अपने साथ में उसका भी उसी रूप से ही मान सम्मान आदि रखवाते और थे, वेलकम कराना। जी। तो हमेशा बहनों को आगे रखते थे। जी जी। तो हम तो छोटे छोटे थे, और कभी भी जब कोई आता था, किसी नए से मिलाना होता था, तो कहते थे हमारी ये बहन जी हैं, आप इनसे बात करें। अच्छा। अब हम तो उनके सामने इतने छोटे बच्चे थे, और देखिए रिगार्ड, जी। ये नहीं कि छोटी बहन है, छोटी बच्चे हैं, इनको मैं ऐसे कैसे करूं, नहीं, उन्होंने छोटा कभी नहीं समझा। उन्होंने बड़े ऊंची दृष्टि से देखा। जैसे कि बाबा के लिए हम सुनते हैं कि बाबा किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को, उनके तकदीर को देखते हैं कि आज के ये बच्चे कल के जो है ये महान कार्य करने वाले हैं। तो भाई साहब भी इस प्रकार से ही थे कि वैसे करते थे। तो जब नेपाल में वहाँ 2-3 दिन रहने का मौका मिला, और जब वापस आना था, तो उस समय चांस की बात ऐसा है कि कुछ टिकट का ऊपर नीचे हो गया। उनको पहले दूसरी फ्लाइट में आना हुआ, और मेरी दूसरी फ्लाइट में था, तो अलग अलग हो गए। और ये पहली यात्रा थी और आपकी? मेरी पहली यात्रा थी। तो भाई सब आ गए, वहाँ पर एयरपोर्ट पे रुके रहे। अच्छा। क्योंकि दूसरी फ्लाइट में मुझे आना था, रुके रहे। जब तक मैं नहीं पहुंची,
तब तक वो निकले नहीं, कहा कि नहीं मैं साथ लेकर के जाऊंगा। जी तो जी। अपने साथ लेकर के आए, माने इतनी केयरिंग। इतनी केयरिंग। ऐसे ही जब मैं फर्स्ट टाइम रशिया में गई थी और जी। मैं 6 महीने वहाँ रशिया में रही थी, जी। उसके बाद जब मैं आई थी वापस, भाई साहब खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए। आपका और न केवल बाहर एयरपोर्ट के अंदर ही छुट्टी लेकर के, एयरपोर्ट के अंदर सबको अलाउड नहीं किया जाता है, परमिशन लेकर के भी अंदर आए और मैं इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर के और खूब इतना प्यार से वेलकम किया। तो अंदर से लगता है कि उस समय अरे मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, इतने बड़े भाई साहब। तो एक नशा भी चढ़ता है, खुशी भी होती है, लेकिन अंदर से आता है कि हम तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, लेकिन उनका हमारे प्रति इतना एक रिगार्ड था, भावना थी, प्यार था। माना सम्मान देकर स्वमान जगा देते थे, ऐसा ऐसे। कहते। आप जैसे उनके साथ बहुत पर्सनल भी रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी और सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भाई साहब का खाना पीना कैसा रहता था। मतलब उनका क्या रूटीन, तो नहीं कहूँगी, रूटीन तो बिजी होते ही होंगे, लेकिन भोजन आदि का क्या पसंदीदा थी? जैसे आप तो बहुत क्लोज रहे हैं। भाई साहब का खाने पीने का सिस्टम तो इस प्रकार से था कि वो हर प्रकार की चीज़ खाते थे। अच्छा। कभी भी खाने पीने के मामले में ऐसा उनका हमने नहीं देखा कि चूजी ये नहीं। चूजी नहीं, ये अच्छा। पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, सब चीज़। सबसे बड़ी बात है कि वो हर सीजन की चीज़ खाते थे। न केवल वो खुद खाते थे, लेकिन साथ-साथ सभी को ही कहते थे आप लोग खाओ। सीजन की चीज़ का उसकी शक्ति अलग होती है। बेमौसम की चीज़ खाओगे उसका इतनी ताकत नहीं होती है। तो वो हर प्रकार की चीज़ पसंद करते थे और सबको खिलाते भी थे। मतलब जैसे मैंने आपसे पर्सनल भी देखा है, आपके साथ रहकर भी, कि आप कहते थे हर चीज़ खानी आनी चाहिए। तो ये शायद भाई साहब से ही सीखा है कि? भाई साहब से सीखा है। और साथ-साथ हम देखते हैं कि बाबा के घर में जी। कोई भी चीज़ आती है, चाहे लौकिक जीवन के अंदर हमको नहीं भी पसंद होगी, लेकिन बाबा के घर में आकर के वो चीज़ अमृत भोग हो बन जाती जाते। है। वो जिसको कहेंगे उसके अंदर इतनी ताकत बढ़ जाती है, तो इसलिए पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं। बात है। इस पर ही मुझे याद आता है कि मैं जब फर्स्ट टाइम कमला नगर में आई थी, फर्स्ट डे, मुझे अभी तक वो सीन भूलता नहीं है कि जब पहुंची तो मुझे दीदी मिले और रात का टाइम था, कहा कि आप अभी भोजन करेंगे? मैंने कहा जी। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तो सब्जी बनी हुई थी और चपाती थी, एक सब्जी और चपाती। तो सब्जी शलगम की बनी हुई थी अच्छा। और शलगम एक तो वैरायटी रूप से बनता है, एक कूट करके बनता है। जी। तो मुझे रोटी और सब्जी दे दी गई और साथ में पापड़ एक भून करके दे दिया गया। मैं अपने लौकिक जीवन में शलगम कभी नहीं खाती थी, लेकिन बाबा के घर में आकर के पहले दिन ही मुझे शलगम की सब्जी मिली और शलगम भी वो कड़वे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने बड़े प्यार से खाए, पापड़ भी साथ था। और दीदी ने पूछा कि आपको अच्छा लगा? जी दीदी अच्छा लगा। तो क्योंकि ये आपका भय था? नहीं, भय नहीं था। अंदर परमात्मा से प्रेम ये था। भावना थी कि बाबा के घर की एक-एक चीज़ जी। वो अमृत है। जी। और ये मैं खाऊँगी ना, ये मेरे लिए जैसे कि एक शक्ति का काम करेगी, फायदेमंद रहे। फ़ायदेमंद रहेगी। जी। ये वो दिन से लेकर के आज दिन तक कभी भी खाने-पीने की चीज़ में मेरी कोई चॉइस नहीं रही है। राइट। तो इसलिए मैं खुद भी अपने जीवन में इस बात की ध्यान रखा और आज भी रखती हूँ और ऐसे ही मैं सबको भी कहती हूँ, बाबा के घर की हर चीज़ को अमृत समझ करके उसको स्वीकार कीजिए। दीदी, आपका 50 वर्षों का समर्पित का ये सफ़र, तो इस सफ़र में भाई साहब ने जैसे इतनी सारी किताबें लिखते थे, क्लासेस कराते थे, आप लोगों को जब आप उनके साथ रहा करते थे और भी बहनें रहती थी, तो भाई साहब कोई भाषण आदि के लिए भी कुछ ट्रेनिंग कराते थे आप लोगों को? हाँ जी, भाषण आदि की ट्रेनिंग कराते थे, क्लासेस कैसे करानी है, वो भी सिखाते थे। रात की क्लास हमारी डेली होती थी, उसमें सभी बहनों को चांस देते थे। अच्छा। उसमें बाबा की मुरली लेकर के
चाहे अव्यक्त मुरली बाबा की, चाहे साकार मुरली लेकर के हर बहन को, कभी किस बहन को, कभी किस बहन को कहते थे आप पढ़ो जी। और जब हम पढ़ते थे तो हमारा पढ़ने का टोन कैसा है, कोई अच्छा। कुछ, तो हर बात पर ध्यान खिंचवाते थे कि ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, तो शब्दों पर ध्यान खिंचवाना। और फिर उसके बाद सिर्फ एक पैराग्राफ ही पढ़ते थे, उसके बाद उसके विस्तार में, उसकी गुहिता में जाना और गुहिता में लेकर के जाते थे। पूछते थे कि अच्छा ये मुरली में आपने पढ़ा, बाबा ये क्या कहना चाहते हैं, उसकी गहराई में ले जाते थे, सबसे पूछते थे। फिर वो अपने विचार बताते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि तो बहुत विशाल थी, बहुत विशाल थी। हर बात की गुहिता में जाना होता था उनको, तो सब चीज़ें बताते, बहुत सिखाते थे। क्लासेस करने सिखाना, भाषण करना सिखाना, और बुलाते थे कि अच्छा फलानी जगह भाषण है, क्या करोगे। अच्छा, सुनते थे सुनते पहले, थे, जैसे एक ट्रायल वर्जन दे दिया। ऐसे इस प्रकार से सिखाते थे। जी। ना केवल इस प्रकार से सिखाते थे, मुझे याद आता है, आजकल मुझे मालूम नहीं है, उन दिनों में अखबार में टुडेज कॉलम आता था। टुडेज कॉलम में कि आज हमारे पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रोग्राम क्या क्या होने वाले हैं, तो भाई सब उस टुडेज कॉलम में विशेष एक पोस्ट कार्ड होता था, उसमें टॉपिक रखवा देते थे और वो भिजवा देते थे। और एवरी सैटरडे सेंटर पर प्रोग्राम होता था। अच्छा। और उसमें माइक भी लगा हुआ है, बाहर स्पीकर, लाउड स्पीकर सब लगे हुए हैं, और बहनों को प्रोग्राम देते थे, आज इस सैटरडे को आपका लेक्चर इस टॉपिक पर होगा, और मंथन करने के लिए हमको मौका देते थे और फिर बताते भी थे, हेल्प भी करते थे। और चाहे वो हॉल में हम बैठे हैं, माइक लगा हुआ है, कोई भी सामने नहीं है, अच्छा, खाली हॉल है। कभी कभी 2-4 होते थे, जी। लेकिन वो सोचते थे कि सब तक आवाज भी जाएगी, लेकिन आपका स्टेज फियर, माइक फियर खत्म होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस प्रकार से सिखाते थे, वो विल पावर बिल्डअप करना। एक चीज और मैंने भाई साहब के विषय में सुनी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी उसको बारीकी से। भाई साहब कहते थे कोई भोग का फल या कुछ ऐसी चीज आती थी तो उनकी भावना पहले सेवा की होती थी, ऐसा मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ जी, बाबा के घर में जैसे फल आता था, भोग के लिए ही आता था, तो मैंने ये रहता था कि पहले सब सेवा है, उसके बाद अगर बच जाता था तो जो हम परिवार में सब रहते थे, फिर उनको कहते थे अभी ये सबके लिए प्लेट बना दीजिए। अच्छा। तो प्लेट बना करके फिर सबको कहते थे अब सब फल खा लो। ऐसा नहीं कि आया है और हम कहें कि हमारे लिए हम खा ले, नहीं, पहले सेवा। उनके जीवन के अंदर हमने सीखा, देखा भी, त्याग बहुत था, सेवा भाव बहुत था, त्याग सेवा दोनों। बाकी भाग्य तो उनका ऊंचा था ही था, लेकिन त्याग और तपस्या भी थी और सेवा भाव भी बहुत था। त्याग से मुझे एक बात याद आ रही है, आप दिल्ली जोन में पूरा समर्पण, पहले जब भाई साहब हुआ करते थे सिर्फ एक आप ही का हुआ था, भव्य जो माना जाता है, जहाँ सब दादियां आई थी जो हमारे आदि रत्न थे। मेरे ख्याल कमला नगर की बात है, शक्ति नगर जी। तो उसका आप थोड़ा बताइए ना, भाई साहब का क्या था, क्योंकि सादगी जीवन बताते थे, तो वो सादगी क्या देखी मतलब? तो उसमें जब समर्पण का हुआ था, तो ये तो जरूर मेरे को आज तक भी बहुत इस चीज का गर्व है कि दिल्ली में फर्स्ट टाइम मेरा ही समर्पण हुआ, क्योंकि हमारे आदरणीय चक्रधारी दीदी को बहुत एक शुभ संकल्प था कि यहाँ पर समर्पण करना है। तो उन दिनों में मेरे लिए ही कहा गया, तो मुझे अपने लौकिक माता पिताजी को कहना हुआ कि ऐसे ऐसे है। लौकिक माता पिताजी ने भी बोला कि ठीक है, हम जो भी कर सकते अवश्य करेंगे। तो बहुत धूमधाम से तैयारी की गई। सेंटर के बाहर ही काफ़ी बड़ा विशाल पंडाल बनाया गया, स्टेज बनाई गई, और उसमें अपने आदरणीय सभी दादियाँ आई थी, उनको इनवाइट किया गया था। तो अब जरूर है कि जब समर्पण शब्द आता है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अलौकिक स्वयंवर भी कह दीजिएगा जी। तो अब जैसे तो शादी का वो, करी वैसे। तो अब जब शादी कहें, स्वयंवर कहें, तो उसमें
जो भी बहन है उसको थोड़ा सा स्वाभाविक है, सजाया तो जाता है। जी। लेकिन हमारे भाई साहब इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था नहीं, आपका जो सादा जीवन है, जो आपकी अलौकिकता है, जो आपकी दिव्यता है, वो जो दिखाई देती है, अगर आप अपना श्रृंगार करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें छिप जाएँगी, सादगी छिप सादगी जाएगी। छिप जाएगी। तो इसलिए वो मतलब जो आपकी वास्तविकता है, वो प्रत्यक्ष दिखनी चाहिए। माना पवित्रता ही आपका पवित्रता, श्रृंगार। श्रृंगार है, जी। अलौकिकता, दिव्यता, ये आपका श्रृंगार है। ये चीज़ होनी चाहिए। क्या है सज करके बैठना। तो फिर उनको समर्पण में आपने क्या किया? समर्पण में तो केवल कुछ भी नहीं ऐसा, जो कपड़े जैसे पहनते हैं श्वेत वैसे ही वस्त्र, हाँ पहने, जी। और सिर्फ एक मस्तक पे बिंदी लगा दी गई और गले में माला डाल दी गई, बस यही था। और दादियाँ थी, दादियों की ब्लेसिंग्स मिली और सब कुछ। लौकिक में परिवार वाले भी सब आए थे। तो दीदी बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे भाई साहब सादगी के अवतार थे और सादगी और त्याग को महत्व देते थे। एक और बात मैं गहराई से पूछना चाहूंगी कि भाई साहब का आप लोगों के प्रति, भाई थे वो, तो क्या आप कंफर्टेबली उनके क्लोज मिलना, बातचीत करना, इतनी समीपता हो पाती थी इजीली? क्योंकि आप बहन हैं, कुछ बात करनी है, तो क्या रहता था आपकी ट्यूनिंग? नहीं, मना बहन है, भाई है, इस रूप से तो कभी भी ऐसा नहीं आया कि भी हम उनके नज़दीक नहीं जा सकते कि वो भाई हैं। जी जी लेकिन वो हमारे बड़े हैं जी। और हम ज़रूर छोटे हैं। अब बड़े और छोटे में थोड़ा डिस्टेंस तो होता ही है, डिस्टेंस था। लेकिन बीइंग अ मेल, वो आपकी भावनाओं को समझ पाना, नहीं, वो बहुत अच्छी तरह समझते थे हर बात को। देखते थे कि बहनों को कोई भी प्रकार की तकलीफ है, कोई तबीयत खराब है, तो वो बहुत कंसर्न रहते थे। अच्छा। थोड़ा भी किसी को खांसी भी हो रही है तो उनको पता चलता था। तो वो कभी भी ऐसे नहीं कि छोड़ ठीक है, खांसी है तो है, अच्छा ये दवाई लो, वो दवाइयाँ वो पसंद नहीं करते थे, घरेलू इलाज। देसी नुस्खे, हाँ तो जी। वो घरेलू इलाज कर, क्योंकि खुद भी घरेलू इलाज ही करते थे, जी। इसलिए बहनों को भी वही प्रेफर करते थे। तो इसलिए मना ऐसा नहीं था कि वो भाई हैं, लेकिन वो भाई थे, लगते ही नहीं थे, वो हमारे पिताजी लगते थे ना। पिताजी जी और बच्चे तो पिता के जी साथ क्लोज होते हैं ना, जी जी। तो हम इस रूप से तो क्लोज थे। हम्म। वैसे डिस्टेंस भी था, क्योंकि वो रिगार्ड एक वाली एक बात थी। रिगार्ड होता है, जी होना भी चाहिए, जरूरी जी है। जी। लेकिन मना मैं ये कहूँगी कि बहुत उन्होंने हर प्रकार से माता पिता समान पालना दी हम लोगों को। हमको याद आता है कि हम सभी बहनें किसी को कोई सेवा, कोई कुछ सेवा कर रहे होते थे। उनका लगभग जो दिनचर्या रहती थी, सुबह 2:30 बजे उठते थे और फिर अपना मेडिटेशन करके और मुरली वो खुद पढ़ते थे या कोई ना कोई बहन सुनाती थी। लेकिन उसके बाद उनका अपना ही कार्य सेवा शुरू हो जाती थी। लगभग वो 10:30 बजे फ्री होते थे। नाश्ता उनको काम करते हुए बीच में थोड़ा नाश्ता कर लेते थे, लेकिन 10:30-11 बजे के लगभग फ्री होते थे। तो अब हम बहनें तो सभी सेवा कर रही हैं, तो सभी बहनों को आवाज़ लगाते थे, सब आ जाओ। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे घर में पिताजी कोई आए ना बड़े, बाहर से, हाँ। तो सब बच्चे कहाँ हैं सारे, सब आ जाओ। हॉल में इकट्ठा अच्छा, कर लिया। तो जी। धूप नहीं, सर्दी होती थी, अच्छा। धूप आती थी, वो अपनी कुर्सी लेकर बैठते थे। हम सबको भी कहते थे अपना छोटी-छोटी कुर्सी, स्टूल लेकर के बैठो। किस लिए बैठो? पास में लेकर के रखते थे, फल कटवा के रखते थे। अच्छा। एप्पल है, ऑरेंज है, जी। शहद है, कहा कि ये खाओ, अच्छा। सर्दी है, ये आप लोग को चाहिए। हम कहते थे भाई सब नहीं अच्छा लगता, नहीं ये अच्छे की बात नहीं है, ये आप लोग को एनर्जी देगा। शहद में बादाम डलवाते थे, ये खाओ। ऐसे ही हम देखते थे सर्दियाँ आती थी उन दिनों में और अब में बहुत अंतर है कि तब वो टाइम नहीं था कि भी इतना खुला था। तो सर्दियों में भाई सब सभी जितनी भी हम बहनें रहती थी, सबके लिए विशेष घी मंगवाते थे। घी भी ऐसे बाजार का नहीं, मुझे याद है कि क्रीम मंगवाना और मुझे कहते थे आपको मक्खन निकालना आता है? जी भाई सब आता है। तो मैं मक्खन निकालती थी और उसका घी भी बनाना आता था, क्योंकि हम जिस घर से आए हैं वहाँ ये चीज़ें सब होती थी, तो सब कुछ आता था। तो
घी बना करके फिर क्या करते थे कि सबके जितने भी हम रहते थे 1-1 किलो घी अच्छा। सबके अलग-अलग डिब्बे बनवाते थे ओके। और सभी बहनों को रात की क्लास में दे दिया जाता था, बहनें भी भाई भी। कहा कि अब जो ये घी है, अब आप लोगों को अपने हिसाब से जैसे भी खाना है, आप परोठी में खाइए, हाँ, कोई आप दाल सब्जी में में, खाइए, खिचड़ी दाल में। में खाइए, जी, कैसे भी खाइए, जी। ये आपको खाना है। अच्छा, ना केवल इतना ही कि बाजार से हॉर्लिक्स मंगा करके देना, दूध अच्छा। में डाल करके मिला करके पियो। मतलब मैं उनके लिए क्या वर्णन करूं। उन्होंने सचमुच। हमको सचमुच ही इतनी पालना दी है। अब आप सोचो कि इतनी जब पालना मिलेगी तो कहाँ से लौकिक माता पिता याद आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। बहुत जी, प्यार देते थे। जी, जी। भाई साहब, क्या एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हमारे समक्ष आया। कैसे वो त्याग और तपस्या की मूरत थे। कैसे सेवा में संलग्न होते हुए भी अपने सेवा साथियों की फिक्र करना, और न केवल फिक्र करना, उनको वो छोटी छोटी चीज सिखाना जो उनके लिए सेहतमंद भी हो और अनेकों की सेवा के लिए वो भी सक्षम रह सके। उनको पढ़ना सिखाना, सुनाने के लिए तैयार करना, हर तरह से जैसे एक हीरे को तराश कर प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, ऐसे जौहरी पारखी नज़र वाले आदरणीय भ्राता जी के विषय में आज हमने आदरणीय रानी दीदी जी से बहुत ही पर्सनल होकर छोटी से छोटी बातें जानी। दीदी, बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे भाई सबको हमारी तरफ से शत शत प्रणाम और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।